रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट मैंने तो नहीं देखी जिसमें कि पीएम मोदी ने साफ साफ कहा हो कि ईरान पर अटैक गलत था। आरजू काज़मी ने कहा कि ईरान के लिए आप बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, यानी भारत नजर नहीं आ रहा है। तो अमीर जी जरा मैं आरजू से हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। पहले फटाफट 1-1.5 मिनट में सारे अपडेट दे दूं, उसके बाद कल जो डिबेट हुआ था पहले वीडियो में उसके अंश नहीं दिखा पाए थे, किसने क्या बोला और मैंने क्या जवाब दिया। आरजू काज़मी भी मेरे जब मैं फायर करने पर आता हूं ना, फिर मैं सामने नहीं देखता कि कौन है, तो इस बार थोड़ी देर के लिए फायरिंग लाइन पर आरजू काज़मी भी आ गई थी मेरे साथ। खैर, तो साहब लेटेस्ट अपडेट यह है कि कुवैत की एम्बेसी में भी एक ड्रोन हिट हुआ है, यूएसए की एम्बेसी में। रियाद की यूएसए की एम्बेसी में 2 ड्रोन हिट हुए हैं। उसके बाद कुवैत में जो यूएसए की बेस है वहां पर मिसाइल हिट हुआ है और 6 यूएसए के मरीज के मारे जाने की खबर है। टोटल मिलाकर आंकड़ा हो गया 10। इसके अलावा उधर जो तबाही मच रही है, यानी ईरान में जो तबाही मच रही है, वो आंकड़ा 1000 का पार कर गया है, यानी 1000 कैजुअलिटीज का पास कर गया है। सिर्फ दूर के जो एरिया पोजीशंस में एरिया कमांडर्स हैं, वो अलग अलग लोकेशन से एज पर जो पहले से चीज तय हो रखी थी उसके हिसाब से वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो नजर ये आ रहा है कि एवरीथिंग इज इन ऑपरेशनल फॉर्म। ईरान अभी भी डिसएरे में नहीं है। लग रहा है कहीं से कुछ ना कुछ कमांड हो रहा है, या ये अभी कमांड हो रहा है या ये कमांड हाइपोथेटिकल कंडीशंस के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, तुम्हारी बैटरी को कुवैत को टारगेट करना है, तुम्हारी बैटरी को सऊदीया को टारगेट करना है, तुम्हारी बैटरी को इस देश को टारगेट करना है। ये कमांड देके आपने पहले छोड़ दिया रीजन कमांडर्स को, अब वो अपने हिसाब से ऑपरेट कर रहे हैं। ये भी संभावना रिपोर्ट्स बता रही हैं। और जैसा मैंने बताया था कि ये चीज उस सिस्टम में जो 3 टायर सिस्टम मैंने बताया था, क्लर्जी का, इलेक्टेड गवर्नमेंट का और आर्मी का, ये आपस में कोऑर्डिनेशन ईरान में होता है और देखने को मिलता भी है। इसके अलावा एक बड़ी जबरदस्त खबर आ रही है अतिल्ला खमानी को लेकर। आप लोगों को पता है अतिल्ला अली खमानी को ट्रैक कैसे किया जा रहा था? जब आज से 2 महीना पहले ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुए, उन प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ईरानियन गवर्नमेंट ने जगह जगह एक्स्ट्रा कैमरे, स्ट्रीट कैमरास फिट करवाए, आसान भाषा में सीसीटीवी फिट करवाए। पहले के जो सीसीटीवी थे वो मोसाद ऑलरेडी हैक कर चुका था, लेकिन उससे पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जब ईरान ने ओवर कैमरे लगवा दिए, वो कैमरे हैक हुए और उन कैमरे हैक होने के चक्कर में पूरा ईरान के अंदर का, तेहरान का मूवमेंट मोसाद इजराइल में घर बैठकर देखता था। और बयान ये आया है मोसाद का कि हम तेहरान को उतनी अच्छी तरह जानते हैं जितना हम जेरूसलम को जानते हैं। ये बात तो हो गया अपडेट, कल फिर से अपडेट लेके आऊंगा। तो चलिए चलते हैं डिबेट में और देखते हैं किसने क्या बोला जल्दी जल्दी और मैंने उनका क्या काउंटर मारा था। आज हो क्या रहा है इस दुनिया में कि आप इलेक्शन जीतने के लिए राष्ट्रवाद को ढाल बनाकर कुछ भी कर सकते हैं और अपने देश में इलेक्शन जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए वर्ल्ड वॉर भी करवा सकते हैं। मेरा काउंटर सबकी सुननी, बड़े आराम से सुनी है। मैं जब बोलूंगा बड़े आराम से बोलूंगा, सब आराम से सुने। कोई बीच में बोलेगा तो छुट्टे ही बदतमीजी करूंगा जी। ऐसा कोई पैनलिस्ट देखा है कि छुट्टे ही बदतमीजी करूंगा? मेरा काउंटर सुनिए। शुरुआत में हमारे किदवाई साहब ने बोला कि जैसे मोदी जी और नेतन्याहू जी राष्ट्रवाद को ढाल बनाते हैं। अमीश भाई, कुछ लोग जिहाद को, आतंकवाद को, पत्थरबाजों को और तुष्टीकरण को ढाल बनाते हैं। तो अगर मुझे चॉइस मिलेगी तो मैं राष्ट्रवाद को ढाल सही मानूंगा, आतंकवाद को, पत्थरबाजों को, तुष्टीकरण को ढाल नहीं बनाऊंगा। पहली चीज सुनना। अब सुनिए उधर से क्या जवाब आए। जवाब नहीं, दूसरी बात क्या आई। पहले तो अमीर जी, ईरान ना तो कुवैत पर अटैक कर रहा है, ना यूएई पर अटैक कर रहा है। ईरान जो है सिर्फ और सिर्फ उन जगहों को निशाना बना रहा है जहां पर
कहीं ना कहीं यूएस के जो इंटरेस्ट हैं वो इन्वॉल्व हैं। इन लोग से क्या बहस करो, कहाँ ये पढ़े हैं, कहाँ इनकी पैदाइश हुई, क्या परवरिश हुई, क्या इनकी नॉलेज है। वाकई मुझे अपनी नॉलेज को, अपने कद को, अपने रसूख को बहुत गिराना पड़ता है लोगों से, इन जाहिलों से बहस करने के लिए। आगे चलिए। लोग ईरान में जो मर रहे हैं उसके बारे में भी कुछ बोल दीजिए। काउंटर। फिर हमारे एक साथी ने कहा कि जो ईरान में लोग मर रहे हैं उनकी बात भी सोच लो। तो जो आज से 1 साल पहले 700 महिलाओं को गोलियां मारी थी हिजाब के नाम पर, तो उनके लिए भी थोड़े आंसू बहा लो। अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो लोग मर रहे हैं उनके लिए भी थोड़े आंसू बहा लो। वहां पर भी रमजान चल रहा है। रमजान सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं है, पूरी दुनिया में है। दूसरी बात, देखिए साफ साफ तो कुछ कहा नहीं गया है भारत की तरफ से। आप लोगों ने ना तो ईरान को कहा है इसके वो ठीक है, और ना ही आपने इजराइल को। जाहिर आपके दोनों से टर्म्स हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल बैलेंस रखना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट मैंने तो नहीं देखी जिसमें कि पीएम मोदी ने साफ साफ कहा हो कि ईरान पर अटैक गलत था। अब आरजू पर जो मैंने बोला वो सुनिए। आरजू काजमी ने कहा कि ईरान के लिए आप बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, यानी भारत नजर नहीं आ रहा है। तो अमीर जी, जरा मैं आरजू से इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब हमारा 26/11 हुआ था तो ईरान कुछ बोला था? जब पहलगाम हुआ था तो ईरान कुछ बोला था क्या? जब पुलवामा हुआ था तो ईरान के कुछ दर्द हुआ था क्या? क्या उसने पाकिस्तान को फटकार लगाई थी क्या? नहीं लगाई थी। वो उसकी जियोपॉलिटिक्स थी, ये हमारी जियोपॉलिटिक्स है। आप पाकिस्तान में बैठ के हमें समझाने वाली कौन होती हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए? डिबेट है, इसलिए आपसे तर्क पे बात कर रहा हूं। तो हमारी परेशानियों में ईरान ने आंसू नहीं बहाए। आज जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हम उसकी परेशानियों में आंसू नहीं बहाएंगे। खत्म बात, सिंपल। हो सकता है 1 साल बाद जियोपॉलिटिक्स बदले तो हम ईरान की परेशानियों में आंसू बहाने लगेंगे। क्या हो गया भाई? There are no permanent bedfellows in geopolitics and politics. That's very well. जब इस देश में कारगिल हुआ था, ये इजराइल वो देश है जिसने हमारी मदद की थी उस टाइम गाइडेड मिसाइल्स देकर। ईरान ने उस दिन क्या किया था? कुछ नहीं किया था। जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हम अपना स्वार्थ देखेंगे, सही और गलत नहीं देखेंगे। ये हमारा काम नहीं है। हमें अपने दोस्त को देखना है जिसने हमारी मुसीबत में मदद की थी। लेकिन जी हां, बिल्कुल सीधा फंडा है भाई, बिल्कुल सीधा। मेरी जियोपॉलिटिक्स बिल्कुल 2+2 = 4 की तरह आसान है। लोग खामखा जियोपॉलिटिक्स को कंफ्यूजिंग करे रहते हैं। आप सुनिए। ये जानबूझ करके आपने रमजान के महीने में गल्फ कंट्रीज में एक अनरेस्ट क्रिएट किया, अमेरिका और इजराइल ने। काउंटर। जी, इसका भी जवाब सुन लीजिए। अभी विवेक भाई बोल रहे थे, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है देख के, मुसलमानों से ज्यादा मुसलमान है वो। उन्हें रमजान की बड़ी फिक्र है विवेक भाई को। कितने रोजे रखे ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता कितने रोजे से हैं वो मुझे नहीं पता। पहली चीज, एक बात बताइए, रमजान का वास्ता देकर ये एक दूसरे को मारने की पाबंदी क्या मुसलमानों पर भी लगती है कि भैया मुसलमानों को भी ना मारो, या सिर्फ काफिरों पे लगती है? अरे जब रमजान में मुसलमान को मार रहा है तो थोड़ा बहुत यहूदियों ने मार लिया तो क्या फर्क पड़ गया? बिल्कुल सीधी सी बात है। रमजान की हम मुसलमान इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरा जो इस्लाम पर ईमान नहीं लाया है, जिसको इस्लाम पर यकीन नहीं है, वो क्यों इसकी इज्जत करेगा भाई? जब आप रमजान में गोली चलाएंगे तो दूसरा आप पर चलाएगा। आप रमजान में पत्थर चलाएंगे, सामने वाला आप पर डंडा चलाएगा। क्या प्रॉब्लम है? सीधा फंडामेंटल है। जब तक तुम अपने अकीदे का सम्मान नहीं करोगे, जब अपने मजहब का सम्मान नहीं करोगे, रमजान जुमे का सम्मान नहीं करोगे, इंसानियत का सम्मान नहीं करोगे, दूसरे को क्या पड़ी है तुम्हारा सम्मान करने की? फिर बताया जाता है जाके वो पढ़ो, वो लिखा है, वो लिखा है। अरे कुछ नहीं लिखा है यार, जो तुम हो बस वही लिखा है। सामने वाले के पास इतना टाइम नहीं है जो जाके देखे कि रमजान के बारे में क्या लिखा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।